हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति से संबंधित हैं। ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज़ को देखा है। यदि आप लोगों ने हमारे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया, अच्छे से नहीं विजिट किया है, तो देखिए और वहाँ फ़ायदा आप ले सकते हैं अलग अलग एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आइए आज का यह डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारिक पहलू को मात्र परिभाषित करने के लिए किसने प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा या और प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दी? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, रॉबर्ट शिबोन, डगलस वी वर्ने, रैमजे म्यूर या हार्मन फाइनर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रैमजे म्यूर। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए, इन्होंने इस प्रकार से बताया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे? देखिए, पहला है सरकार के स्वरूप और दूसरी है अनिवार्य विशेषताएं। तो एक है कैबिनेट गवर्नमेंट, दूसरी तरफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से दिया गया है। तो बताइए इसको मैच करना है, कैसे मिलाएंगे? ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सही जवाब बताना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए फिर से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जो मंत्रिमंडलीय यहाँ पे है सरकार, कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसका एक क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए का 2। देखिए, एक ही ऑप्शंस में दिया हुआ है बी का। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो यूनिटरी गवर्नमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद देखिए बी का 1। ठीक है, यहाँ पे बी का 1, अध्यक्षात्मक सरकार, शक्तियों का वियोजन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सी का हो जाएगा संघात्मक सरकार का शक्तियों का विभाजन। तो इस तरीके से मैच कर लीजिए। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए हमारे सामने है, 1787, ठीक है, 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया? ठीक है, आपके ऑप्शन है एकात्मक प्रणाली, कॉन्फेडरेशन, संघीय या अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बात की जाए जो एक है द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। ठीक है, कन्फेडरेशन यह लिखा गया था 1781 से 89 ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें इसके तहत ही पहला संविधान लिखा गया। ठीक है, और संविधान सभा में व्यापक रूपरेखाओं का प्रस्ताव रखा गया, उन पर बहस हुई, जिसमें विशेष रूप से एक दो नाम आते हैं, जिसमें जेम्स मेडिसन की बात होती है। जेम्स मेडिसन, ठीक है, जेम्स मेडिसन। ठीक है, तो जेम्स मेडिसन की वर्जीनिया योजना और विलियम पेटरसन। ठीक है, इतना आप नहीं भी जाने तब भी चलेगा। ठीक है, विलियम पेटरसन। ठीक है, विलियम पेटरसन की न्यू जर्सी योजना। ठीक है, तो खैर ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले कॉन्फेडरेशन प्रणाली को संशोधित करते हुए जब नया संविधान बनाया गया, उसके बाद एक नई प्रणाली के रूप में फेडरेशन को शामिल किया गया। ठीक है, तो खैर इसको याद रखिएगा। 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉन्फेडरेशन प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। ब्राउन एस, एच जे लास्की, कॉर्विन ई एस या विल्सन डब्ल्यू। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विल्सन डब्ल्यू।
तो ये हैं जिन्होंने यह द अमेरिकन प्रेसिडेंसी नामक किताब लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक क्या है। ठीक है, संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक क्या है। भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, सी में लिख लीजिए, केंद्र राज्य के बीच में समन्वय। ठीक है, समन्वय या डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्या क्या आवश्यकता है बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केंद्र राज्य समन्वय। ठीक है, तो इसका समन्वय होना दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, और बात किया जाए भारतीय संविधान की, तो भाग 11 में, ठीक है, भाग 11 में अनुच्छेद है 245 से लेके 255। ठीक है, 245 से लेके 255 के बीच में विधायी संबंध बताया गया है। ठीक है, फिर वहीं बात की जाए 256 से लेके 267 तक, इसमें किसके बारे में बात की गई है, कार्यपालकीय संबंध। ठीक है, कार्यपालकीय संबंध। उसके बाद बात की जाए कार्यपालिकीय संबंध। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 268 से लेके, आर्टिकल है 268 से लेके 283, इसमें वित्तीय संबंध। ठीक है, इसके बारे में जिक्र है। तो इस तरीके से आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस माध्यम से की गई थी। व्यवस्थापिका, सीनेट के अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, या स्वैच्छिक समझौता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्वैच्छिक समझौता। ठीक है, तो अमेरिकी संघ की स्थापना स्वैच्छिक समझौता के माध्यम से की गई थी। ठीक है, और बात की जाए, आपको मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं, तो 1776 में, ठीक है, 13 जो अमेरिकी राज्य थे उन्होंने स्वैच्छिक समझौते से अमेरिकी संघ का निर्माण किया। ठीक है, अभी वर्तमान में इसमें कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 50 राज्य हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़े जो राज्य हैं उनमें है अलास्का। ठीक है, अलास्का एक राज्य है, और इसके अलावा हवाई। ठीक है, और इन जिनको 1959 में 1959 में स्वीकार किया गया था। तो ये सबसे बड़े नए राज्य हैं। ठीक, सबसे नए राज्य में ये हैं अलास्का और हवाई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन देख लिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है। ठीक है, अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक या संघीय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो संघीय सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ। ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत आपको पता होगा। ठीक है, तो ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में प्रमुख रूप से यह स्थापित हुआ। और किसके द्वारा शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत दिया गया था, तो एक फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। उनका नाम क्या था, मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू इनका नाम था, और इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था यह सिद्धांत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इस व्यवस्था में क्या होता है, शक्ति जो होती है वो राज्य के 3 प्रमुख भागों में बटी होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, और यह व्यवस्था जो होती है राज्य को निरंकुश हो जाने से रोकती है। ठीक है, जिससे व्यक्ति की या नागरिक की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए,
कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? वही जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, फ्रेडरिक नीत्शे, इमैनुअल कांत या एलेक्सिस डी टॉकविल। तो हम लोगों ने अभी देखा था, किसने बताया था? मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और अच्छा, इसमें आप इनकी बुक का नाम आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं, यदि पता है तो लिख लीजिए। इनकी एक बहुत फेमस बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, द स्पिरिट ऑफ लॉज। यह उनकी फेमस बुक है और इसी में सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, या फिर शक्तियों के विभाजन के बारे में बात किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है? ठीक है, तो कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है? जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन, डेविड ईस्टन या केनेथ सी वेयर? तो बताइए कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन जो है वो संघवाद के सिद्धांतकार नहीं है। ठीक है, बाकी जितने लोग हैं, जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन, केसी वियर, फिर इसके अलावा एक और नाम याद रखिए, आइवर जेनिंग। ठीक है, ये लोग क्या है? ये संघवाद के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। संघवाद का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से जिससे बना है वो लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं फोइडस। उसका मतलब होता है समझौता, ट्रीटी। ठीक है, तो यही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है, आर्टिकल 1, ठीक है, भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे एक हैं जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, इन्होंने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ज़रूरी है यह जानना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है: कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय और मास मीडिया। तो उपयुक्त में से कौन निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय या मास मीडिया? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उसमें सबसे जो कांग्रेस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति को कांग्रेस का सकारात्मक सहयोग एवं समर्थन मिलता रहता है, वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? ठीक है, जिसको डुअल सिटीजनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो किस देश में डुअल सिटीजनशिप या द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या चीन? तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका चूंकि एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, और इसीलिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जब बात करते हैं हम लोग इसमें, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, संघात्मक, ठीक है, शासन व्यवस्था की बात की जाए तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो आप लोग ना कुछ विशेषताओं को याद रखिए, जैसे लिखित संविधान होना आवश्यक है। ठीक है, लिखित संविधान हो। ठीक है, दूसरा जो विशेषता है वो है शक्ति का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं। तीसरी बात की जाए तो दोहरी नागरिकता को होना चाहिए। और फिर एक लिख सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, ये होना जरूरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, एक संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों की गणना संविधान करता है, तथापि कुछ निहित शक्तियां भी होती है। निहित शक्तियों का सिद्धांतकार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निहित शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सरकारिया आयोग द्वारा, या कोई नहीं?
तो इसका बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो जो निहित शक्तियों का सिद्धांत है उसका उदय किसी कानून के अंतर्गत नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा के रूप में हुआ है जिसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, और जो अमेरिका के संवैधानिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन गया है। ठीक है, तो एक केस हुआ था 1819 में, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में याद रखिए। 1819 में एक केस हुआ था मैकलोच बनाम मैरीलैंड। इस विवाद में मुख्य न्यायाधीश जो थे, ठीक है, मार्शल के द्वारा जो निर्णय दिया गया उससे निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है। ठीक है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ग्रेट ब्रिटेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो संघीय ना होकर एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसको याद रखिएगा, शासन व्यवस्था है। ठीक है, और एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियों का केंद्र कहाँ, केंद्र बिंदु संघीय सरकार होती है। ठीक है, जापान, फ्रांस एकात्मक राज्यों के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। ठीक है, एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। एकल न्यायिक व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, और इस व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन जो होता है यह अच्छे से काम करता है। तो खैर ये सब बातें आपको पता होंगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, जिसका कारण है मजबूत द्विदलीय प्रणाली, एक सुनिर्धारित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, समाज में अल्प अंतर विरोध। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज में अल्प अंतर विरोध। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक इसलिए कार्य करती है क्योंकि वहां समाज में अल्प अंतर विरोध देखने को मिलता है। ठीक है, और तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही महत्वपूर्ण है, यह नियंत्रण एवं संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह न्यायालय के रूप में कार्य करता है, या एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। अब देखिए बात होती है कि जैसे ग्रेट ब्रिटेन जो है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के साथ साथ एक लोकतांत्रिक सफलता लोकतांत्रिक राष्ट्रों में से एक है। ठीक है, यहाँ पे विकसित संविधान है जो, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान कह सकते हैं, अलिखित संविधान है, यहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें तो ये अपर हाउस है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे लोअर हाउस अपर हाउस होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो उसी प्रकार से समझिए अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और एक समय वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसकी जो भूतकालीन गरिमा को देखते हुए एक संस्था के रूप में इसको बनाए रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है तो इसको याद रखिए। दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। ठीक है,
तो संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था होता है जिसके अंतर्गत, जैसे मैंने बताया, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग ना होकर के परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है किस पर? एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, या केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण करने में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे किस देश के संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? बताइए, ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए या भारत? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ठीक है, तो संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, और मुनरो ने लिखा था। ठीक है, इसने लिखा था कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। तो याद रखिएगा किनके द्वारा कहा गया था? मुनरो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को ए लिजफोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ऑप्शन देखिए, अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, शक्ति का बंटवारा, शक्ति का प्रत्यायोजन। तो क्या होगा? संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को ए लिजफोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया है? केसी वियर, डेनियल एल्जार, एस रोकन या एडवर्ड सील्ज? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो डेनियल एल्जार ने ही संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो ऐसे डेफिनेशन वाले सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, किनके द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रूस। ठीक है, तो रूस एक तरीके से सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ये सब जो देश हैं वो सब क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है इन सब देशों में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी? बताइए, और आपके ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो कौन कौन देश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, स्वीडन है, ठीक है, फिर बात की जाए नॉर्वे की, तो ठीक है, नॉर्वे भी है, और फिनलैंड भी, जर्मनी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है, यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें मतलब एकात्मक शासन में क्या होगा? राज्य की जो संपूर्ण शक्ति है वो एक ही सरकार में निहित होती है। ठीक है, और वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। यहाँ पे देखिए, निम्नांकित में से किस विद्वान ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है? रॉबर्ट डहल, जे रॉबिन्सन, जुआन जोस लिंच, ए वाटकिंस? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जुआन जोस लिंच। ठीक है, तो इनको याद रखिए। और इनके बारे में तुलनात्मक राजनीति से ये एक इनकी विशेष विज्ञता थी। ठीक है, उनको बहुत अधिक नॉलेज था। ठीक है, और इन्होंने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता
मतदाताओं को भ्रमित करती हैं और जवाबदेही को रोकती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रतियोजित करती है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? एकात्मक प्रणाली के बारे में है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो क्या होना चाहिए जरा सोचिए। एकात्मक इसके संदर्भ में, एकात्मक प्रणाली के संदर्भ में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी चारों ऑप्शन है, ठीक है, वो मुख्य विशेषता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? ठीक है, नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। ठीक है, तो यह जो है वो संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है। निश्चित कार्यकाल कार्यपालिका का नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक, कनाडा एकात्मक सरकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है नहीं, तो याद रखिएगा कनाडा। ये यहाँ पे कनाडा में दोहरी सरकार है, जहाँ पे केंद्र सरकार और दूसरी इकाइयों मतलब जो है वो है, और इसको खैर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या गवर्नर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, लास्ट जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, वो है कथन ए और कारण दिया हुआ। देखिए, भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, बताइए इसमें से क्या सही जवाब होगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेशन में कुल 30 प्रश्नों को देखा, जो कि तुलनात्मक राजनीति से संबंधित था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। हम लोग हर वीडियो के थ्रू अलग अलग MCQs को देखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।